Hello, my dear student friends. This is Dr. Tiwari from Sri Biochemical Biochem Gurukul. Dear students, हम लोग इसमें जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले क्लासेज में हमने सारी टर्मिनोलॉजी के साथ ही साथ डिफरेंट टाइप की क्रॉसेस, मिनरल्स के जो स्टडीड प्लांट के सारे कैरेक्टर्स और उसके बाद से मेंडल के लॉ में से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सब हमने डिस्कस कर दिया था। ये सारी बात ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम मेंडल के लास्ट लॉ की बात करेंगे, जिस लॉ ने वास्तव में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया था, और उस लॉ का नाम सब लोग जानते हैं, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज हम इसी लॉ की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था, उस तरह से जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। यानी मेंडल साहब ने इसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना पड़ेगा। सिंपली क्या करिए, इसके लिए आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराइए। तो मेंडल साहब ने जो कराया था मैं सिंपली उसी को लिख दे रहा हूं, मैं इसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाने जा रहा, मैं सिंपली मेंडल का एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं। आगे चल के इसको एक्सप्लेन करने में हम लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो चलिए हम एक सिंपली एक डाई हाइब्रिड क्रॉस नॉर्मल लिख रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे प्लांट का हाइट ले रहे हैं, फ्लावर कलर ले रहे हैं। तो मेंडल साहब मान लीजिए यहाँ पर मेल है, और आप जानते हैं नॉर्मल क्रॉस के लिए क्या होता है, हमेशा मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट प्योर होते हैं और कैरेक्टर उनके कंट्रास्ट फॉर्म में होते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कहूंगा आपसे कि फ्लावर कलर और प्लांट हाइट लेना है, चलिए फ्लावर कलर में हम वही ट्रेडिशनल लेते हैं, रेड डोमिनेंट व्हाइट रिसेसिव। हालांकि एनसीईआरटी में पर्पल डोमिनेंट लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे रेड ही ले रहे हैं। तो रेड हम डोमिनेंट लेंगे फ्लावर कलर में, व्हाइट रिसेसिव लेंगे, और टाल प्लांट हाइट हम यहाँ पे डोमिनेंट लेते हैं, होता ही आप जानते हैं, और ड्वार्फ यहाँ पे रिसेसिव होता है। तो हमारा मेल क्या हो जाएगा, मेल प्योर रेड फ्लावर एंड टाल प्लांट हाइट वाला प्लांट आपका है मेल। क्रॉस किया हमने, ये फीमेल, और इसके बाद से आप खुद गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या होंगे फीमेल के, ये भी प्योर होगी। आप जानते हैं नॉर्मल क्रॉस होने के लिए मेल और फीमेल दोनों का प्योर होना जरूरी है, और कैरेक्टर का कंट्रास्ट होना जरूरी है। तो रेड का कंट्रास्ट क्या होगा, आप जानते हैं व्हाइट हो जाएगा, मतलब रिसेसिव हो जाएगा, और इसी तरह से टाल का हो जाएगा ड्वार्फ। तो मेंडल साहब ने, आप ये कह सकते हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन थी, क्या लिया था इसमें, एक प्योर रेड एंड टाल प्लांट को दूसरे प्योर व्हाइट एंड ड्वार्फ कैरेक्टर वाले प्लांट से क्रॉस कर दिया। ये क्रॉस हो गया। अब इस क्रॉस के बाद आप जानते हैं कि जब कोई भी नॉर्मल क्रॉस आप कराएंगे तो F1 जनरेशन मिलती है, और आप जानते हैं F1 में, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 में कौन कैरेक्टर आता है, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स आते हैं। या यूं कह लीजिए बदल बदल के हम कह सकते हैं कि पेरेंटल जनरेशन का जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में आता है वही डोमिनेंट होता है। तो मेंडल ने जब क्रॉस किया तो रेड और व्हाइट में से यहाँ पर उनको रेड फ्लावर वाला प्लांट मिला था, और टाल और ड्वार्फ में से यहाँ पे टाल वाला प्लांट मिला था। तो इस तरह से F1 में प्लांट मिल गया रेड फ्लावर कलर और टाल प्लांट हाइट वाला। और आप जानते हैं F1 का प्लांट हमेशा ही हाइब्रिड होता है, यहाँ पर ये प्लांट हाइब्रिड हुआ। फिर मेंडल साहब ने क्या किया कि अब इसको F2 प्राप्त करना है, और मैं आपसे बार बार बता चुका हूं F2 कैसे मिलता है। तो F1 की सेल्फिंग से F2 मिलता है, बात याद रखिएगा। और सेल्फिंग का मतलब होता है कि F1 जनरेशन का जो प्लांट है इसी का मेल कैरेक्टर भी लेंगे, मतलब मेल आर्गन भी यूज करेंगे और फीमेल आर्गन भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेंडल साहब ने सेल्फिंग कराया, और जब मेंडल ने सेल्फिंग कराया तो मेंडल को यहाँ पे जो कैरेक्टर्स मिले थे वो यहाँ पे मेंडल को 4 तरह के फिनोटाइप मिले थे। एक फिनोटाइप मिला था रेड एंड टाल, दूसरा फिनोटाइप मिला था रेड एंड ड्वार्फ, रेड एंड ड्वार्फ मिला। तीसरा जो फिनोटाइप मिलता है यहाँ पे वो होता है, मिला था मेंडल साहब को व्हाइट एंड टाल, व्हाइट एंड टाल। और चौथा फिनोटाइप जो मिला था वो था व्हाइट एंड ड्वार्फ। तो चौथा मिला था व्हाइट एंड ड्वार्फ। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के कैरेक्टर मेंडल साहब को मिले थे। ठीक, अब हमको इसी को देख करके एक्सप्लेन करना है
ये तो सिंपली हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट लिख दिया, इसमें हमने अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाई है, हमको याद था हमने लिख दिया, आपको भी याद होगा, आप भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या सोचना है, सोचना ये है कि इस लॉ का नाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्यों है, या इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्यों कहा जाता है। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली पेरेंटल जनरेशन को P1 को इस F2 से कंपेयर करिए। ये क्या दिखाई पड़ रहा है कि पेरेंटल जनरेशन में रेड और टाल है, तो आप देख रहे हैं F2 में भी रेड एंड टाल आया। ऐसे देखिए पेरेंट में व्हाइट एंड ड्वार्फ है, तो आप देख रहे हैं F2 में भी व्हाइट एंड ड्वार्फ आया। यानी कि आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ 4 कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन तो वही है जो पेरेंट में है, लेकिन आप देख रहे हैं ये दोनों करेक्ट, जो कॉम्बिनेशन जो रेड के साथ ड्वार्फ है और व्हाइट के साथ जो टॉल है ये न्यू कॉम्बिनेशन है। अब देखिए पेरेंट को अगर देख के हम एक बात और कह सकते हैं कि रेड के साथ टॉल है, मतलब कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट लिया गया है, और व्हाइट के साथ ड्वार्फ मतलब रिसेसिव के साथ रिसेसिव लिया गया है। यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट, रेड के साथ टॉल और रिसेसिव के साथ रिसेसिव, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। लेकिन आप यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि डोमिनेंट के साथ तो डोमिनेंट है, रेड एंड टॉल है, बट आप देख पा रहे हैं रेड के साथ ड्वार्फ भी है, मतलब डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिसेसिव के साथ रिसेसिव पेरेंट में लिया गया था, वो तो है ही है F2 में, लेकिन आप देख रहे हैं व्हाइट के साथ टॉल मिला, यानी रिसेसिव के साथ डोमिनेंट भी है। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट तो जाएगा ही जाएगा, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी जा सकता है, रेड के साथ ड्वार्फ भी है। इसी तरह से रिसेसिव के साथ रिसेसिव तो है ही है, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, होना ही चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं रिसेसिव के साथ यहाँ पे टॉल है, यानी कि यहाँ पे व्हाइट के साथ टॉल है, यानी रिसेसिव के साथ यहाँ पे डोमिनेंट भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर F2 जनरेशन में जाने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि स्वतंत्र हैं। असार्टमेंट का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर का F2 जनरेशन में जाना। असार्टमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ या इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स इनटू F2 जनरेशन। पितृ पीढ़ी के लक्षणों का द्वितीय संतति पीढ़ी में जाने को ही हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं असार्टमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं अपव्यूहन। मतलब ये हुआ कि पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर F2 जनरेशन में किसी भी कॉम्बिनेशन में जाने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। जैसे देखिए डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट भी जा सकता है और डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी जा सकता है। इसी प्रकार रिसेसिव के साथ रिसेसिव भी आया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डोमिनेंट भी आया है, यानी पेरेंटल जनरेशन का कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के साथ जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और तभी आप देख रहे हैं कि F2 जनरेशन में ये 4 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन मिले हैं, यानी ईच एंड एवरी पेरेंटल कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट इन द F2 जनरेशन। यानी हर जो पेरेंटल जनरेशन का कैरेक्टर है वो किसी भी कॉम्बिनेशन में जाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ जाए और चाहे तो डोमिनेंट रिसेसिव के साथ जाए, चाहे रिसेसिव रिसेसिव के साथ जाए और चाहे रिसेसिव डोमिनेंट के साथ जाए, हर किस्म की फ्रीडम है, हर किस्म क्या है, इंडिपेंडेंस है। तो इसीलिए इस लॉ का नाम पड़ गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। और आपने पढ़ा होगा कि मिंडल साहब को जो रेशियो मिली थी जिसमें दोनों डोमिनेंट हैं, इसे कहते हैं डबल डोमिनेंट, ये मिला था 9। ऐसे जो रेड एंड ड्वार्फ था या व्हाइट एंड टॉल था, ये मिला था इनको 3 और 3 के प्रोपोर्शन में। और जो डबल रिसेसिव है जिसमें दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पे रिसेसिव है, ये मिला था 1। तो फाइनली यही आपको रेशियो हमने पहले ही बताया था कि डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस की F2 फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, 9:3:3:1 होती है। ये तो मिंडल साहब की एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, लेकिन हमने इसके साथ ही साथ आपको निकालने का तरीका भी बताया था। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें बिना कोई क्रॉस किए, बिना कोई गैमेट बनाए डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो आई होप कि इतनी बात मेरी आप समझ गए होंगे। अब एक बात और जरा समझिए, पेरेंटल जनरेशन में जो कैरेक्टर है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है जो F2 में आता है,
इसको हम कहते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी रेड एंड टाल को हम कहेंगे ये क्या है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ऐसे आप देख रहे हैं पेरेंट में व्हाइट एंड ड्वार्फ है, तो जो यहाँ पे व्हाइट एंड ड्वार्फ है इसको भी हम कहेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ये भी आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रेड एंड ड्वार्फ जो है वो मेल और फीमेल किसी भी पेरेंट में नहीं है। अगर रेड एंड ड्वार्फ आपको चाहिए तो रेड कहां पर है, मेल पेरेंट में है, और ड्वार्फ कहां पर है, फीमेल पेरेंट में है। यानी कि पेरेंटल जनरेशन में मेल और फीमेल, देखिए रेड लेना पड़ेगा यहां से और ड्वार्फ लेना पड़ेगा फीमेल से, तब जाके रेड एंड ड्वार्फ मिलेगा। तो F2 जनरेशन के वे कैरेक्टर्स जो पेरेंटल जनरेशन के मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर को रिकंबाइन करके प्राप्त होता है, रीयूनाइट करके प्राप्त होता है, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। इसी तरह से व्हाइट एंड टॉल, देखिए व्हाइट किस में है, आप देख रहे हैं फीमेल पेरेंट में है, यहां पर है, और टॉल किस में है, आप देख रहे हैं मेल पेरेंट में है, यहां पर है। तो इस तरह से व्हाइट एंड टॉल पाने के लिए भी हमको व्हाइट लेना पड़ेगा फीमेल पेरेंट से और टॉल लेना पड़ेगा मेल पेरेंट से। तो इस तरह से जो दो हमारे हैं इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान दीजिएगा, तो आप इनको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट, ठीक ना। तो इस तरह से अगर पेरेंटल कहेगा तो आप देख रहे हैं ये रेड एंड टॉल जो 9 के प्रोपोर्शन में है, और दूसरा है व्हाइट एंड ड्वार्फ जो 1 के प्रोपोर्शन में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि पेरेंटल कैरेक्टर्स का जो रेशियो है या जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, आप इसको देख लीजिएगा। और मैंने आपसे बताया था कि जो टॉपिक सबको आता है वो तो हमको आना ही चाहिए, जो थोड़े से टेक्निकल टॉपिक हैं और जो थोड़े मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, बायो, अधिकांश बायो वाले उसमें थोड़ा सा अपने आप को पता नहीं क्यों अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइप इज, यानी डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइप में पेरेंटल कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन कितना है। तो निकालने का तरीका क्या है, पहले तो आप पेरेंटल कॉम्बिनेशन याद रखिए, रेड एंड टॉल, जैसे हमने कहा जिसमें दोनों डोमिनेंट हो, एक हो, इसमें दोनों रिसेसिव, आपका एक हो जाएगा, ये पेरेंटल हो गया। अब इनकी संख्या गिन लीजिए, आप देख रहे हैं रेड एंड टॉल एंड डबल डोमिनेंट, इसको हम लोग डबल डोमिनेंट भी कहते हैं। जिस कॉम्बिनेशन में दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं इसको डबल डोमिनेंट भी कहा जाता है। तो आप इसी को पेरेंटल कहिए, इसी को आप डबल डोमिनेंट कहिए। तो डबल डोमिनेंट आपका 9 हो गया। और देखिए ऐसे यहाँ पर आपका दोनों रिसेसिव है, व्हाइट एंड ड्वार्फ रिसेसिव है, तो आप इसको डबल रिसेसिव भी कह सकते हैं। तो जब अगर डबल डोमिनेंट पेरेंट कहेगा तब आप इस 9 को लेंगे, अगर डबल रिसेसिव पेरेंट कहेगा तो आप इस 1 को लेंगे, और जब पूरा का पूरा खाली पेरेंटल कहेगा तो आप इस 9 और 1 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बात ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल सारे रेशियोज को आप जोड़ दीजिए, तो 9 + 3 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 16, कुल 16 हो गया। तो टोटल 16 हुआ, इसमें से डबल डोमिनेंट का शेयर कितना होगा, 9/16, 9/16, यानी 16 में से 9 है ना, इसको 9/16 से लिखा जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि डबल डोमिनेंट पेरेंटल या डबल डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे 16 में से 9। 16 कैसे आया, कि 9 + 3 + 3 + 1 विल गिव 16, ये 16 आपको मिलेगा। तो इसे कहा जाएगा 9/16 या 9/16 कहा जाएगा। इसी तरह से आपसे कहा जाए कि डबल रिसेसिव पेरेंटल रेशियो या प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/16, 16 में से 1, 1/16 हो गया। ऐसे जब पूछा जाएगा आपसे कि रिकॉम्बिनेंट का प्रोपोर्शन कितना है, तो आप देखिए ये भी आपका रिकॉम्बिनेंट है और ये भी रिकॉम्बिनेंट है, दोनों को जोड़िए, 3 + 3 विल गिव 6, तो 6/16, 16 में से 6, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें अधिकांश लोग गलत करते हैं। तो आप उन अधिकांश लोगों में से आप मत होइए, आप कुछ लोगों में से होइए जो इसका आंसर सही दे पाए, ठीक ना। तो सारा जोड़ देंगे तो आपका 16 आ जाएगा, और 16 में से जिसको जो पूछना हो पूछ लें। अगर डबल डोमिनेंट पेरेंटल पूछेगा तो 9/16 कह देंगे, रिकॉम्बिनेंट पूछेगा तो दोनों को जोड़, दोनों रिकॉम्बिनेंट जोड़ दीजिए, 3 और 3 मिलकर 6, 6/16 हो जाएगा। और अगर डबल रिसेसिव पेरेंट कहेगा तो 1/16 कह दीजिए, खाली पेरेंटल कहेगा
अगर डबल डोमिनेंट और डबल रिसेसिव का नाम नहीं लेता है तो ऐसे में दोनों पेरेंट जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 10/16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी बातें आसानी से बताई जा सकती हैं। इस पर क्वेश्चन आपसे खूब पूछे गए हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम इसके बारीकी में और अंदर हम प्रयोग करें तो थोड़ा सा देखिए इसकी बारीकी में। अब जो कहते हैं कि 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्यों और कैसे मिले, या कभी आपके दिमाग में आए कि इस पेरेंटल जनरेशन के जो कैरेक्टर्स हैं वो F2 में जाने के लिए इंडिपेंडेंट क्यों हैं, स्वतंत्र क्यों हैं, क्यों जाते हैं। अगर कभी आपके मन में क्वेश्चन उठे तो मैं इसका छोटा सा आंसर आपको बता दूं जरा सा, लेकिन पहले मैं थोड़ा प्रोपोर्शन में लिख भी दूं। मैंने बोल दिया हालांकि, फिर मैं एक बार आपको लिख के देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। तो प्रोपोर्शन, मैं सबके प्रोपोर्शन अलग अलग कर दे रहा हूं। प्रोपोर्शंस ऑफ, पहला लेते हैं डबल डोमिनेंट पेरेंटल, डबल डोमिनेंट पेरेंट। तो डबल, हालांकि कोई भी कैरेक्टर आप लेंगे तो डबल डोमिनेंट वही रहेगा जिसके दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट रहें। तो डबल डोमिनेंट जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, अभी हमने आपको दिखाया था कितना होता है, वो होता है 9/16, यानी 16 में से 9, ये होता है 9/16। याद रखिए आप, मैंने दिखा भी दिया था आपको। इसी तरह से दूसरा क्या बनेगा आपका, डबल रिसेसिव, जिस कॉम्बिनेशन के दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव हों यानी अप्रभावी हों, वो क्या मिलेगा, आपने देखा था लास्ट में 1 आया था ना, तो आपका मिलता है 1/16, 1/16 यानी 16 में से 1, है ना। इसी तरह से आपसे पूछा जाए तीसरा क्या, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। खाली पेरेंटल अगर पूछेगा तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को ही आप जोड़ देंगे। तो पेरेंटल जो प्रोपोर्शन है वो कितना हो जाएगा, तो हम डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा कितना बच जाएगा 9 + 1/16 यानी कि 10/16, 10/16 यानी 16 में से 10, ठीक ना। इसी प्रकार से रिकॉम्बिनेंट हमने आपको दिखाया था। रिकॉम्बिनेंट दो तरह के होते हैं, एक में टाल और ड्वार्फ और एक में ड्वार्फ और टाल। दोनों 3 और 3 आए थे, 6 आया था, तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स का जो प्रोपोर्शन है वो कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 6/16 यानी 16 में से 6। तो ये सब प्रोपोर्शन है, आप ढंग से याद रखेंगे। इसी आधार पे आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा कि जब कह दिया जाए कि इतने कुल प्लांट मिले तो इतने प्लांट में से डबल डोमिनेंट पेरेंटल कितने, मान लीजिए कह दिया गया एग्जांपल में कह दिया गया होता कि कुल मिला लो 1000 प्लांट बने, सेल्फिंग के बाद 1000 प्लांट बने, तो 1000 प्लांट में से डबल डोमिनेंट कितने होंगे, तो जितने प्लांट मिले होंगे उसमें से जो ये पूछते हैं उनके प्रोपोर्शन का गुणा कर दिया जाएगा। यानी अगर टोटल 1000 प्लांट बनने की बात हो रही है तो 1000 को 9/16 से गुणा कर दीजिए, जो आता वही आपका डबल डोमिनेंट का नंबर हो जाएगा। ऐसे कहा जाए रिकॉम्बिनेंट का नंबर कितना होगा 1000 में से, तो 1000 में से जो रिकॉम्बिनेंट का नंबर कितना है 9/16, सॉरी 6/16 है, 1000 गुणे 6/16 कर दीजिएगा तो आपका रिकॉम्बिनेंट का नंबर आ जाएगा। ऐसे डबल रिसेसिव पूछेंगे तो टोटल नंबर आप प्लांट को 1/16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको डबल रिसेसिव का नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, किस दिन इस पर न्यूमेरिकल हम करा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हमने जो आपसे कहा था कि एक डाई हाइब्रिड प्लांट के सेल्फिंग से 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स क्यों मिलते हैं, अगर इस पर कभी आपने सोचा होगा तो आप जरा सा रुकिएगा, समझिएगा क्यों होता है, और तब तक मैं आपका इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको गैमेट फॉर्मेशन का जो रियल प्रोसीजर है, जो प्लांट बॉडी में रियल में होता है, यानी कि सेल डिवीजन जब होगा, मियासिस होगी गैमेट फॉर्मेशन के समय, उस समय जाना पड़ेगा। तो आपसे अगर मैं कहूं कि मेटाफेज की कंडीशन है, देखिए ये मान लिया हमने बना लिया स्पिंडल फाइबर बना लिया हमने इस तरह से, और हमने यहाँ पे डाई हाइब्रिड को हमको लेना है, डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड में आप जानते हैं कि मेंडल, जब तक मेंडल को आप पढ़ेंगे तब तक आप लिंकेज की केस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज अननोन टू मेंडल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी घटना मेंडल के लिए अज्ञात थी, और उस अज्ञात घटना में से आप जानते हैं जो करेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन में दिखेगा वो लिंकेज ही है।
तो लिंकेज की घटना, इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी बात याद रखिए कि लिंकेज का मतलब होता है कि दो अथवा दो से अधिक जीन का एक ही क्रोमोसोम पर पाया जाना, ठीक ना, दो अथवा दो से अधिक जीन का एक ही क्रोमोसोम पर पाया जाना, ऐसे जीन कहलाते हैं लिंक्ड जीन, और ऐसे जीन का अगली जनरेशन में जाना कहलाता है लिंकेज, ठीक ना। तो देखिए लिंकेज का सही मतलब क्या होगा, मान ली मैं कह दूं कि एक क्रोमोसोम मान लीजिए हमारे पास है, सपोज करिए कि डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप हमारा ये है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होगा, ये होगा। तो अगर लिंकेज होगा तो क्या हो जाएगा कि जिस क्रोमोसोम पर जीन फॉर फ्लावर कलर है उसी पर जीन फॉर प्लांट हाइट भी होना चाहिए, यानी जिस क्रोमोसोम पर रेड फ्लावर का जीन है वहीं पर टाल प्लांट हाइट का जीन होना चाहिए अगर लिंकेज है तो। ऐसे जहां पर ये व्हाइट फ्लावर का जीन है उसी क्रोमोसोम पर ड्वार्फ वाला भी जीन होना चाहिए। ये लिंकेज की केस है, ये लिंक्ड जीन है, ये लिंक्ड जीन्स हैं। लेकिन याद रखिएगा मेंडेलियन जेनेटिक्स में लिंकेज का यूज नहीं होता है। इन जब तक मेंडल को आप पढ़ेंगे तब तक इस बात को देखिए मैं क्रॉस कर रहा हूं, काट रहा हूं, ये नहीं माना जाएगा। तो माना क्या जाएगा, ये माना जाएगा कि जिस एक क्रोमोसोम पर जीन फॉर फ्लावर कलर है तो दूसरे क्रोमोसोम पर जीन फॉर प्लांट हाइट है, यानी कि जीन फॉर फ्लावर कलर एंड प्लांट हाइट आर प्रेजेंट एट सेपरेट क्रोमोसोम पेयर, अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर होगा। यानी जिस क्रोमोसोम पेयर पर फ्लावर कलर का जीन है उस पर प्लांट हाइट का जीन नहीं होगा। जब तक आप मेंडल को पढ़ेंगे तब तक आप यही बात मान के चलेंगे। ये केस लिंकेज की है जो मेंडल में हम यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये फिगर आप यहां पे दिखाएं, देखिए मैं दिखा रहा हूं। अगर आप यही बात देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमारा ये हो गया, हमने आर वाला ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां मान लिया आपने ले लिया जीन फॉर प्लांट हाइट टी ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ कैपिटल स्मॉल टी रहेगा, ये ले लिया। अब आप इमेजिन करिए कि एनाफेज फर्स्ट आया, और जब एनाफेज फर्स्ट आया तो आपने क्या पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम, याद करिए, जो क्रोमोसोम प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन के समय पेयर किए थे, याद रखिएगा, आपको याद होगा ये क्रोमोसोम भी, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि सेल डिवीजन के किस फेज में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, तो आपका आंसर क्या है, जाइगोटीन। तो प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो जो क्रोमोसोम जाइगोटीन में पेयर किए थे, याद करिए, वो क्या होते हैं, वो एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं, एनाफेज में अलग हो जाते हैं। आपने पढ़ाई होगा, इसको एनाफेजिक सेपरेशन कहा जाता है। अब याद रखिए, इसमें क्या याद रखना है कि एक क्रोमोसोम पेयर के सेपरेशन का दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। यानी कहा जाए कि एक क्रोमोसोम पेयर का सेपरेशन दूसरे से बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि इस पेयर का मान लीजिए कैपिटल आर यहां पे गया, कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम यहां गया, तो दूसरे पेयर का कौन यहां जाएगा, ये कोई रिलेशन में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जहां कैपिटल आर गया वहां दूसरे पेयर का कैपिटल टी भी जा सकता है, ये तो उस कंडीशन में आपका एक गैमेट ये बन जाएगा। और इसी तरह से जहां पर इसका कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम जाएगा वहां पे इस पेयर का स्मॉल टी भी जा सकता है। इसी यही ध्यान, यही बात है, यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, और यही आपका क्राइटेरिया याद रखना है कि जहां पे इनका कैपिटल आर गया वहां दूसरे का कैपिटल टी भी जा सकता है और वहां दूसरे का स्मॉल टी भी जा सकता है। तो इस तरह से देखिए दो तरह के कॉम्बिनेशन आपको इससे मिल जाएंगे। इस तरह से देखिए जब इनका कैपिटल आर यहां गया तो यहां इनका स्मॉल आर जाएगा ना, तो मान लीजिए जहां पर इनका स्मॉल आर गया वहां इनका स्मॉल टी भी जा सकता है, और जहां इनका स्मॉल आर गया है वहां इनका कैपिटल टी भी जा सकता है, ठीक ना। और अब देखिए आपके पास चार कॉम्बिनेशन मिल गए। ये क्या देगा, याद रखिए, कैपिटल आर किसके लिए है, रेड फ्लावर का जीन है, स्मॉल आर किसके लिए है, व्हाइट फ्लावर का जीन है, कैपिटल टी किसके लिए है, टाल प्लांट हाइट का जीन है, और स्मॉल टी किसके लिए, ड्वार्फ प्लांट हाइट का जीन है। इसका मतलब कैपिटल आर और स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ, रेड एंड ड्वार्फ हो गया। कैपिटल आर कैपिटल टी क्या हुआ, रेड एंड टाल हो गया। ऐसे ही स्मॉल आर स्मॉल टी क्या हो गया, व्हाइट एंड ड्वार्फ हो गया, और स्मॉल आर कैपिटल टी क्या हो गया, व्हाइट एंड टाल हो गया। तो इसीलिए चार डिफरेंट टाइप के आपको
फिनोटाइप F2 जनरेशन में मिलते हैं। अगर मैं इनको लिख भी दूं जो मैंने अभी बोला, तो देखिए हमको ये मिलने वाला है, ये क्या मिलेगा हमको, रेड एंड ड्वार्फ। यहाँ से आपको मिलने वाला है रेड एंड, ये मिलेगा रेड एंड ड्वार्फ, ये मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, रेड एंड टाल ना, देखिए कैपिटल आर मतलब रेड के लिए है और कैपिटल टी किसके लिए, टाल के, रेड एंड टाल हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे स्मॉल और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, व्हाइट एंड ड्वार्फ, नहीं ना, ये हो जाएगा आपका व्हाइट एंड ड्वार्फ। और स्मॉल आर कैपिटल टी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा व्हाइट एंड टाल, ये आपका हो जाएगा व्हाइट एंड टाल। यही तो आपको F2 जनरेशन मिले थे, यही आपको F2 जनरेशन में 4 प्रोपोर्शन मिले थे, काउंट कर लीजिए। ये आपका रिकॉम्बिनेंट था, ये आपका क्या था, डबल डोमिनेंट पेरेंट था, ये क्या था आपका डबल रिसेसिव पेरेंट था, और ये क्या था व्हाइट एंड टाल डबल सॉरी आपका रिकॉम्बिनेंट था, ठीक ना। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाई 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन ऑफ ए डाइहाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, यानी एक डाइहाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस के F2 जनरेशन में 4 अलग अलग तरह के फिनोटाइप कैसे मिल गए मेंडल को, या क्यों मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा कि जब डाइहाइब्रिड ने गैमेट बनाया होगा तो उस समय यही लॉ अप्लाई हुआ होगा। और वो लॉ क्या है कि एक क्रोमोसोम पेयर का जो सेपरेशन है वो दूसरे से बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। यानी कि जहां पे एक पेयर का कैपिटल आर वाला जीन जा सकता है, वहां दूसरे का कैपिटल टी भी जा सकता है, और जहां कैपिटल आर गया वहां स्मॉल टी भी जा सकता है। यानी कोई भी एलील किसी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। और ये घटना कब होती है, ये होती है कब, मियासिस फर्स्ट के, एनाफेज फर्स्ट के समय होती है, ठीक ना। तो आपको 2 पॉइंट जरूर याद रखना चाहिए कि क्रोमोसोम्स जो याद रखिए, जो लेप्टोटीन में याद रखिए जो अलग अलग रहते हैं, वो जाइगोटीन में आके पेयर करते हैं। पैकेटीन में आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर होती है। तो जो क्रोमोसोम आप जानते हैं कि जाइगोटीन में पेयर करते हैं, वो अलग कब होते हैं, यानी जो पास आते हैं जाइगोटीन में वो अलग कब होते हैं, तो मियासिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में अलग होते हैं। और एक पेयर के क्रोमोसोम का सेपरेशन से दूसरे का कोई संबंध नहीं है। अगर एक पेयर वाला कहीं जा रहा है तो दूसरे पेयर वाला वहां कोई भी जा सकता है। एंड दिस इज द मेन रीजन एंड मेन फैक्टर बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन ऑफ अ डाइहाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस, है ना। तो इस तरह से हमने आपको मेंडल का, तो हमने आपको रेशियो बता ही दिया, मेंडल की हमने पूरी क्लास डिस्कस कर दिया, उसको इंडिपेंडेंट असार्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्यों कहते हैं हमने भी बता दिया। और हमने आज यहाँ ये भी बता दिया कि 4 तरह के फिनोटाइप्स क्यों मिलते हैं। तो अब इसके बाद जो हमने थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैंने तरीका भी आपको बता दिया। अब इस पर एक ही बात बचती है, वो है आपका क्या, वो बचता है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और आप जानते हैं जनरली टीजीटी पीजीटी में कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, जितना न्यूमेरिकल आता है मैंने उतना आपको बता दिया है, फिर भी किसी एक दिन हम इस पर आपको न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक ना। आई होप। अब देखिए इसी के साथ हमने मेंडल के सारे लॉ मैंने आपको बता दिए। अब कोई पूछे आपसे कि मेंडल के इस लॉ का एक्सेप्शन क्या है, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है, तो इसका थोड़ा सा बेस समझिए। याद रखिए, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट केवल तभी मिलेगा जब अलग अलग कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर पाए जाएं। मतलब अगर लिंकेज ना हो तभी ऐसा हो सकता है, ठीक ना, तभी ऐसा हो सकता है। यानी अगर अलग अलग क्रोमोसोम के, अगर अलग अलग कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे, मतलब अगर ये केस होगी, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको मेंडल का नियम मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होता। अब आप जरा ये सोचिए, आप सबको पता है कि मेंडल ने पी प्लांट के कितने कैरेक्टर का स्टडी किया था, 7 का, है ना। और याद रखिए विल्लिस साहब ने प्रूव कर दिया था कि मेंडल के जो 7 कैरेक्टर के जीन हैं वो खाली 4 क्रोमोसोम पेयर पर प्रेजेंट है। आप इसको याद रखिएगा, है ना। आप याद रखिएगा 1457, 1457, यानी जिन जिन क्रोमोसोम पेयर पर मेंडेलियन कैरेक्टर के जीन पाए जाते हैं वो पहला क्रोमोसोम पेयर है, चौथा क्रोमोसोम पेयर है, 5वां क्रोमोसोम पेयर है और 7वां क्रोमोसोम पेयर है। यानी जो पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनमें से खाली 4 ही क्रोमोसोम पेयर पर सारे के सारे 7 कैरेक्टर के जीन पाए जाते हैं। अब आपसे मैं पूछूं अगर कि हमारे पास 4 बाइक है और बैठने वाले 7 हैं,
4 बाइक है, बैठने वाले 7 हैं, तो क्या आप कहेंगे कि हर बाइक पे खाली एक ही आदमी बैठा होगा? अरे भाई, जब बाइक की संख्या 4 है और बैठने वाले 7 हैं, तो एक पर एक कैसे बैठेगा? जरूर किसी न किसी बाइक पे 2 या 3 लोग बैठे होंगे। यही बात यहां पर है, याद रखिए। पी प्लांट में 7 पेयर्स आप जानते हैं आप क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर स्टडी भी किया था। तो क्या एक क्रोमोसोम पर एक जीन मेंडल ने मान तो लिया था कि चलो भाई 7 पेयर आपको, हालांकि मेंडल साहब को क्रोमोसोम नहीं मालूम था, तो थोड़ा सा आगे की बात हम थोड़ा सा एडवांस साइंटिस्ट जोड़ लेंगे उसमें। तो 7 पेयर्स आप जानते हैं क्रोमोसोम होते हैं और 7 कैरेक्टर होते हैं। ऐसे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक कैरेक्टर का जीन एक क्रोमोसोम पेयर पर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आती है? विल्लिस साहब के, आप जानते हैं, डिस्कवरी से आती है, उनके रिसर्च से आती है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। पी प्लांट के जो सारे के सारे 7 कैरेक्टर हैं, उनके जीन खाली 4 ही क्रोमोसोम पर थे। और ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि मेंडल द्वारा स्टडी किए गए 7 कैरेक्टर के जीन कितने क्रोमोसोम पेयर पे हैं? तो आप 7 मत कह दीजिएगा, खाली 4 पर प्रेजेंट हैं। और वो चारों कौन कौन से हैं? तो पहला क्रोमोसोम पेयर, चौथा क्रोमोसोम पेयर, 5वां क्रोमोसोम पेयर और 7वां क्रोमोसोम पेयर। ठीक ना? तो मेंडल द्वारा स्टडी किए गए 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी के जो जीन्स हैं, वो खाली 4 क्रोमोसोम पेयर पर हैं, 7 पर नहीं, याद रखिएगा। उनका नंबर भी याद रखिएगा। किसने बताया था? विल्लिस साहब, यानी विल्लिस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। तो अब बताइए, 4 ही क्रोमोसोम पेयर हैं और कैरेक्टर हो गए 7, तो इसका मतलब क्या एक क्रोमोसोम पेयर पर एक जीन आएगा? नहीं। जरूर कुछ ऐसे क्रोमोसोम पेयर होंगे जहां पर मोर देन वन कैरेक्टर के जीन होंगे। इसका मतलब कुछ केस में ऐसा भी मिलेगा, यानी लिंकेज भी मिलेगा। ठीक ना? तो इस तरह से याद रखिएगा, जहां जहां पर लिंकेज होगा वहां वहां पर मेंडल का इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं मिलेगा। जहां जहां पे लिंकेज होगा वहां पर मेंडल का इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं मिलेगा। ये बात आप ढंग से याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस घटना के होने पर मेंडल का इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का नियम नहीं मिलेगा, तो आपका उत्तर होगा लिंकेज। अगर लिंकेज की घटना है तो वहां पर मेंडल का इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो फिर हम मिला क्यों? एक तरफ तो कह रहे हैं कि लिंकेज होगा तो नहीं मिलेगा, और यहां से आप कह रहे हैं कि जब 4 ही क्रोमोसोम पेयर पर 7 के 7 कैरेक्टर की जीन, मतलब लिंकेज तो है। तो जब लिंकेज है फिर मिला क्यों? तो इसका उत्तर सुनिए। इसलिए मिला, जब आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे तो असल में था क्या कि मेंडल के जो लिंक्ड जीन थे, मान ली मैं कहूं यहां पर जीन एक ए है और यहां पर एक जीन आपका बी है। ठीक ना? तो याद रखिएगा, जब आप लोग क्रोमोसोमल मैपिंग पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि जो जीन काफी दूर दूर होते हैं वहां पे क्रॉसिंग ओवर के थ्रू अलग होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो असल में क्या था कि मेंडल के जो दो जिन जिन जीन्स में लिंकेज था भी, वो क्या थे? काफी दूर दूर थे, और काफी दूर दूर होने के नाते क्या हुआ? उनके बीच हो गया क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट उनको इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के जैसा ही मिल गया। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मेंडल साहब बड़े लकी थे। और लकी किस मामले में थे? कि जो लिंक्ड जीन्स थे वो भी लिंक्ड जीन जैसा व्यवहार नहीं किया। जैसे मान ली मैं आपसे एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक आदमी है जो चोर किस्म का है, डकैत किस्म का है, उसको आपने अपने घर की रखवाली देके और आप कहीं घूमने चले गए। और मान लिया अब आपकी तकदीर है कि जो चोर व्यक्ति था उसका एक जो है उसका दिमाग पलट गया और बिल्कुल साधु बन गया और आपके घर में चोरी नहीं हुई, तब आप भाग्यशाली तो हैं। यही बात है कि मेंडल के केस में क्या है, पी प्लांट केस में क्या है, वहां पर लिंकेज है, लेकिन लिंक्ड जीन काफी दूर दूर थे, और काफी दूर दूर होने के नाते वहां पर हो गया क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर ने क्या किया? रिजल्ट दे दिया इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के जैसा। और इसीलिए मेंडल को लिंकेज होने के बाद भी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट मिल गया। तो आप आंसर क्या बताएंगे कि लिंक्ड जीन्स वेयर फार अपार्ट, जो लिंक्ड जीन्स से काफी दूर दूर थे, और दूर दूर होने से उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, ज्यादा संख्या में क्रॉसिंग ओवर हो गई, और रिजल्ट उनका इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जैसा आ गया। ठीक ना? तो दो बात याद रखिएगा कि कौन सी घटना होने पर मेंडल को इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं मिलता, तो आपका उत्तर है लिंकेज। अगला क्वेश्चन पलट के पूछा, सब देख क्वेश्चन खूब पूछे गए, देखिएगा आप लोग कि लिंक्ड जीन्स, अगर मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए पी प्लांट के जीन अगर लिंक्ड होते तो मेंडल को कौन सा लॉ नहीं मिलता? तो आपका आंसर होगा इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का लॉ नहीं मिलता। यानी कि अगर
पी प्लांट के जीन्स अगर लिंक्ड होते तो मेंडल को कौन सा लॉ नहीं मिलता? तो आपका उत्तर है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, या हिंदी में कहें तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम न मिलता। फिर आप कह रहे हैं लिंकेज तो है भाई, तो मिला क्यों? तो आपका उत्तर क्या है कि वहां पर जीन काफी दूर दूर थे, इसलिए वहां पर हो गया क्रॉसिंग ओवर हो गया, और क्रॉसिंग ओवर ने उनको इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जैसा ही रिजल्ट दे दिया। इस तरह से अब मेरा इतना सुनने के बाद आप किसी भी एग्जाम का, चाहे आपका नीट का एग्जाम का हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटीजीआईसी हो, जो भी एग्जाम्स होते हैं, आप इसमें से अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा क्लेम है, मेरा दावा है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं, आई होप कि इन सारी बातों को अगर आप इस तरह से अपने स्टडी में, अपने टीचिंग में अगर शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल टीचर भी आप साबित होंगे। चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगे, जिससे हमको हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम ऐसे ही ट्रिकी चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। और आई होप कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे, आगामी परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद, मेरी तरफ से आशीर्वाद, और आज के लिए गुड डे।